नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपने हमारा ज़रूर ये प्रोग्राम देखा होगा, नया पॉडकास्ट जो हमने किया है सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख के साथ। लगातार हम कुछ कुछ नए प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक और नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है संघ के 100 साल पूरे होने पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और 2 अक्टूबर से उनका जो शताब्दी वर्ष है वो शुरू होने वाला है। तो संघ को समझने के लिए, संघ के मायाजाल को समझने के लिए हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। हर हफ्ते रविवार को आप देख सकते हैं दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब 60 साल से करीब करीब 50 से 60 साल तक संघ के साथ जुड़े रहे हैं। तो गुरुजी से लेकर डॉक्टर मोहन राव भागवत तक के संघ को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से समझते हैं। तो नागपुर के दिलीप देवधर साहब के साथ ये कार्यक्रम आप जरूर देखिए, तो समझ में आएगा कि संघ का मायाजाल क्या है। और अब आज बात करते हैं, बात फिर से संघ की ही है। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को, यानी कल वो चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उसमें वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे दी है। कांग्रेस और जो विपक्ष है वो आज मॉक पोल कर रहा है कि भाई देखें कैसे होता है। पिछली बार भी 15 लोगों के वोट खारिज हो गए थे, उससे पिछले चुनाव में 11 वोट खारिज हो गए थे। तो एक एक वोट की कीमत होती है, इसलिए ध्यान रखा जाए कि सांसदों का जो वोट है वो कम से कम खारिज ना हो। क्रॉस वोटिंग है, किसको कौन दे रहा है वो तो अलग इशू है, लेकिन अब ये बात तो कल से शुरू हो जाएगी। कल सुबह जब वोटिंग होगी तो उस पर बात करेंगे कि क्या वोट हो रहा है, कैसे सरकार आगे है, एनडीए मजबूत है, इंडिया ब्लॉक या विपक्ष जो है क्या कमजोर है या कुछ और कोशिश वो कर रहा है। लेकिन उससे पहले बात जाते जाते हमारे जाने वाले उपराष्ट्रपति जी यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की। और जब मैंने कहा कि बात शुरू संघ से ही होती है, तो संघ से बात शुरू करने का मतलब है कि क्या जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनको संघ से करीब होने की कोशिश का नुकसान भी उठाना पड़ा। क्यों पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अपने आप को संघ का एकलव्य कहा था? क्यों धनखड़ साहब जिन्होंने 1989 में 1989 में देवीलाल जो समाजवादी हैं, जाट नेता हैं, गांव गांव के किसान नेता रहे, उनके साथ राजनीति शुरू की, जनता दल में रहे, चंद्रशेखर जी के साथ रहे, वीपी सिंह के साथ रहे, देवीलाल जी के साथ रहे, फिर कांग्रेस के साथ चले गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। संघ में कभी नहीं रहे, संघ की शाखा में नहीं गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ धनखड़ साहब को कि वो अपने आप को संघ का एकलव्य बताने लगे? और एकलव्य के साथ भी यही हुआ, जो धनखड़ साहब के साथ भी वही हुआ जो एकलव्य के साथ हुआ था। उनका अंगूठा काट लिया गया। द्रोणाचार्य उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए क्या? ये कहानी अलग तरीके से चल रही है। जो और किस्से हैं वो तो आपने सुन ही लिए हैं कि किस तरह से वो जज साहब के खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन आना था उस पर कैसे काम कर रहे थे। क्या वो सरकार को गिराने के लिए या कुछ सरकार के खिलाफ कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे? क्या वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के साथ बात कर रहे थे? क्या वो जगन मोहन रेड्डी और दूसरे जो नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे, या रेवंत रेड्डी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी? ये सारी अफवाहें, रूमर्स तो चल रही हैं और ये भी सवाल चल रहा है कि धनखड़ साहब बोलेंगे कब, कब तक अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे। लोगों का कहना है कि जब ये 9 सितंबर को चुनाव हो जाएगा, उपराष्ट्रपति नए हो जाएंगे, उसके बाद ठीक समय पर धनखड़ साहब बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे जरूर साहब। कुछ ने कहा कि जो अभी 25 सितंबर को देवीलाल जी की जन्म जयंती पर हरियाणा में बड़ी रैली, बड़ी जनसभा होने वाली है, उसमें बोल सकते हैं। खैर कभी भी बोले, लेकिन मुद्दा दूसरा है। आज बात कर रहे हैं हम धनखड़ साहब की और संघ के रिलेशनशिप की। आपको याद है एक कार्यक्रम में तो उन्होंने शिवराज जी, जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, कृषि मंत्री हैं, उनके सामने किसानों की समस्याओं को लेकर एक तरह से डांट ही दिया था उनको। जेपी नड्डा साहब से भी उनकी नाराजगी जाहिर हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ, फिर धनखड़ साहब की शिकायत भी की गई, नड्डा साहब ने भी की और शिवराज सिंह चौहान साहब ने तो प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे शिकायत की। बताइए इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं बताया, मेरे सामने बात नहीं हुई। तो मसला ये है, अब मसला ये है कि धनखड़ साहब क्या संघ के साथ करीबी बना रहे थे?
ये बात ठीक है कि धनखड़ साहब संघ के नेताओं से मिल रहे थे, पदाधिकारियों से मिल रहे थे और अपने आप को उनको समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सत्ता संघ का जो संगठन है, सत्ता का जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें संघ के साथ रहना, संघ के साथ करीब दिखना ज्यादा जरूरी काम है। शायद इसीलिए, क्योंकि वो संघ में तो कभी गए नहीं, संघ की शाखा में भी नहीं गए, संघ के साथ कभी जुड़े भी नहीं रहे। भैरव सिंह जी शेखावत के साथ उनकी एक बार दोस्ती रही थी, लेकिन भैरव सिंह जी के बाद भी कोई संघ में वो कभी गए नहीं। अब आप सोचिए, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया। बताया जा रहा है कि उनको जब इस्तीफा दिया तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे सरकार की तरफ। मतलब एक बात तो ये साफ हो गई कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। इसका मतलब है सरकार उनसे नाराज थी। इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया, जो जानकारी हमें मिल रही है, कि या तो आप इस्तीफा दे दें प्रभु, 21 जुलाई से पहले की बात है, या फिर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो धनखड़ साहब ने पहला रास्ता चुना कि भैया क्यों अपना अपमान करवाना है, क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, फिर सरकार तो जीती जाएगी, सरकार यदि लेकर आएगी तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये 21 जुलाई से पहले की घटना, और 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या उनको खबर थी? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खबर उनको शायद नहीं थी। उससे पहले, एक दिन पहले तक तो उन्होंने अपनी पत्नी के मौके पर, खास मौके पर एक बड़ी पार्टी दी थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया था, और उसे एक दिन पहले बताया गया कि 40 किलो जलेबी मंगाई गई थी। ये भास्कर ने एक खबर छापा कि 40 किलो जलेबी मंगाई गई थी, और राज्यसभा के सभी जो कर्मचारी, अधिकारी, सब लोगों को खूब जलेबी खिलाई गई, खूब जलेबी बांटी गई। लेकिन सरकार में क्या जलेबी चल रही थी और धनखड़ साहब क्या जलेबी बना रहे थे, ये बाद में पता चलेगा। अब मैं एक घटना बताता हूँ। 31 जुलाई 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद थे रामजी लाल सुमन। उन्होंने एक आरोप राज्यसभा में लगाया कि एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, और आरएसएस को लेकर उन्होंने आलोचना की कि भाई आरएसएस दखल दे रहा है, इस पर बड़े बात है। तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है और आरएसएस पर गर्व होना चाहिए। उनका कि संघ की इस तरह से आलोचना करना संविधान के खिलाफ है और आरएसएस पर गर्व होना चाहिए। ये 31 जुलाई 2024 का उनका बयान है। उससे थोड़े से दिन पहले, एक महीने करीब करीब पहले, 2 जुलाई 2024 को जिस तरह से उन्होंने बोला है, ऐसा तो बहुत कम लोग बोलते हैं। तो धनखड़ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 25 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशंसक रहे हैं। 25 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशंसक रहे हैं, और मुझे संघ से जुड़ नहीं पाने का अफसोस था और अफसोस है। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य बनकर रह गया। यानी एकलव्य बनने का मतलब कि उनके साथ तो दीक्षा शिक्षा नहीं ली, स्वयंसेवक नहीं बने, वहां पर जाकर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन एकलव्य की तरह से बाहर से वो उसको गुणों को ग्रहण करते रहे, सीखते रहे और एकलव्य बन गए। लेकिन धनखड़ साहब को नहीं पता तो होगा, हरियाणा के हैं, कि एकलव्य का क्या हुआ था। एकलव्य का साथ नहीं दिया था द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा मांग लिया था। लेकिन यहाँ खैर अंगूठा नहीं मांगा गया, द्रोणाचार्य ने नहीं मांगा, लेकिन और लोगों ने मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य बनकर रह गया। मुझे अफसोस है कि मैं आरएसएस के साथ नहीं जुड़ पाया। मुझे अफसोस है इस बात की कि मैंने फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग की, जो ओटीसी होती है आरएसएस की, आप जानते हैं 3 साल का प्रशिक्षण होता था उस वक्त। न फर्स्ट ईयर किया, न सेकेंड ईयर किया, न थर्ड ईयर किया। तो इस बात का मुझे अफसोस है, इस बात की तकलीफ है, और आरएसएस से जुड़ नहीं पाने का अफसोस है। आरएसएस से जुड़ने का गर्व होता है, और मैं आरएसएस का प्रशंसक रहा हूं और एकलव्य बनकर रह गया। अब एक और घटना, ताजा घटना बताता हूं, जो हमारे संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले साहब। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने एक दिन कहा कि संविधान में जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये 25 जून की बात है, जब इमरजेंसी की बरसी मनाई जा रही थी संघ और बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में, हालांकि वो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़े गए हैं, जो नहीं जोड़े जाने चाहिए, और क्या इनको हटाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। ये दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा। इसके बाद
काफ़ी गर्मा-गर्मी शुरू हो गई। हालाँकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में कोई फेरबदल करने वाले नहीं हैं। धनखड़ साहब ने संघ के दत्तात्रेय साहब के इस बयान पर राज्यसभा में इस बात की चर्चा की और कहा कि आप प्रस्तावना जो है संविधान की वो माता-पिता की तरह से है और उसे बदला नहीं जा सकता। संविधान की प्रस्तावना माता-पिता की तरह है जिसे बदला नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, होसबले साहब की आलोचना कर रहे हैं इसका मतलब नहीं। उन्होंने फिर उसके आगे कहा कि आपातकाल में जिस तरह से उसे जोड़ा गया उसकी मैं सख्त आलोचना करता हूं, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। तो दरअसल बात वो कह रहे थे कि जब इमरजेंसी थी, आपातकाल था, तब इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना को बदला, जिस तरह से उद्देशिका को बदला और उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के शब्द जोड़े, वो नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रस्तावना को माता पिता की तरह से है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसे कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। अब लोगों ने कहा कि भाई संघ से इतना वो था तो क्या हुआ, क्यों नहीं बात बनी? तो बताया गया कि संघ ने भी उनको कहा था कि इस तरह से संघ की प्रशंसा खुलेआम मत कीजिए, संघ को लेकर इस तरह की चर्चा मत कीजिए, क्योंकि इससे एक तो आप आलोचना के घेरे में आएंगे और दूसरा संघ और बीजेपी के बीच में एक रिफ्ट बढ़ सकती है। बीजेपी को लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है, और वो हुआ भी। बीजेपी और संघ के बीच में कोई गड़बड़ है, कोई संबंधों में तनाव है, कोई मामला ठीक नहीं है, इस बात की चर्चा हो सकती है। ये संघ के पदाधिकारियों ने भी उनको सलाह दी, लेकिन लोग उनको शायद समझ में आए कि जा पर कृपा संघ की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन वो बात बनी नहीं और संघ ने अपने एकलव्य को छोड़ दिया और अंगूठे के बदले उनसे उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा मांग लिया गया। अब ये कहानी पूरे पॉलिटिकल सर्कल में चल रही है, संघ में चल रही है, बीजेपी में चल रही है। कल नए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, वो संघ के स्वयं सेवक बताए जाते हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब। वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मुझे भरोसा है कि राधाकृष्णन साहब राजनीति के खेल नहीं खेलेंगे, खेल नहीं खेलते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ साहब राजनीति के खेल खेल रहे थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब या तो भारतीय जनता पार्टी और संघ दे सकता है या फिर हॉर्सेज माउथ से सुन सकते हैं आप, यानी जगदीप धनखड़ साहब से। अब जगदीप धनखड़ साहब कब मुंह खोलेंगे? अब तो वो चले गए हैं अभय चौटाला के फार्म हाउस में, वहां पर आराम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ सलाह ले रहे हैं। हो सकता है किसी दिन उनको जच जाए। आमतौर पर कहा जाता है कि धनखड़ साहब चुप नहीं रहते, तो मुंह खोलेंगे तो क्या हंगामा बरपेगा। देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखें। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।